उसे समझते हैं। इतिहास जानने के मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं। पहले तो समझेंगे कि इतिहास की जानकारी हमें मिलती कैसे है, किस किस बारे में हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, क्या किस किस स्टडी से। तो हम पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, जो भी हम इतिहास में पढ़ते हैं कि ये यात्री आए थे इस राज्य के समय में और इस राज्य के समय में आए थे, जैसे फायान हो गए और ये सब लोग आए थे, तो इनसे जो क्या जानकारी जो हमको मिलती है, इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है, इस सब के बारे में जानते हैं पहले। तो जो पुरातात्विक स्रोत है, इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, अवशेष हो गए, और जो स्मारक मिले हैं, भवनी इमारतें मिले हैं, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं खुदाई से मिले हैं या जिसके कुछ न कुछ अवशेष पड़े रहे हुए हैं, इससे मिले प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोत जो हुए, साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांट देते हैं, जैसे एक धार्मिक हो गया, एक गैर धार्मिक हो गया। और विदेशी यात्रियों के विवरण में आगे चल हम देखेंगे, जिससे जो जो भी विदेशी यात्री आए थे उन्होंने जो अपनी ग्रंथ लिखे हैं, उसको पढ़ कर जो जानकारी मिलती है, उसके बारे में इतिहास को जानते हैं। तो आगे देखते हैं, पहले अभिलेख देखते हैं। अभिलेख जो है पदार्थों तथा पत्थरों पर लिखित लेख को अभिलेख कहते हैं। पदार्थों, किसी पदार्थ पर, जैसे लोह हो गया, ताम्र हो गया, इन सब पे जो लिखित जो लिखे जाते हैं पत्थरों पर या पत्थरों पर लिखे जाते हैं, उसे हम अभिलेख कहते हैं। जैसे ताम्र अभिलेख भी होते हैं, लौह अभिलेख भी होते हैं, स्तंभ अभिलेख भी होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो ये जानते रहिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। बोगज कोई अभिलेख जो है विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है, और इसे कहाँ से प्राप्त किया गया? इसे फारस से प्राप्त किया गया है। इसका अब नया नाम ईरान है। तो ये फारस से प्राप्त किया गया था, और ये फारस मध्य एशिया का भाग, अगर जब मैप देखेंगे आप तो ये मध्य एशिया का भाग है। इसको 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त किया गया था, और इसकी जो भाषा है खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। खरोष्टी लिपि हम लिखते कैसे हैं? बाएं से दाएं साइड पर लिखते हैं। अब इसमें कभी कभी पूछता है कि बोगज कोई अभिलेख जो हमें प्राप्त हुआ है, इसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है या किन देवताओं की जानकारी मिलती है? तो वैदिक काल के देवता जो थे, इसमें इंद्र, वरुण और मित्र, इनकी जानकारी मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे चल के हम देखते हैं भारत का प्रथम आक्रमणकारी। अगर आपको पूछा जाए कि भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो आप बताएंगे दारा प्रथम, जिसे इंग्लिश में लिखा जाता है डेरियस फर्स्ट। तो इसे 518 BC में इसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। और अगर पूछा जाए आपसे भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रथम आक्रमण किसने किया था, तो साइरस। तब इसका आंसर हो जाएगा साइरस ने किया था। जो साइरस जो था हकामनी वंश का शासक था। तो आपको समझना है कि उपमहाद्वीप होता क्या है, यही जो इस समय पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक, इधर के एरिया को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था पहले। तो उस एरिया पर किसने पहले आक्रमण किया था? तो साइरस ने किया था, जो हकामनी वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि भारत में प्राचीनतम अभिलेख। भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का प्राचीनतम अभिलेख क्या है, तो आपको बताना होगा भारत का प्राचीनतम अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, और ये भी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, और कहीं कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अगर आपसे ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो अभिलेख अशोक ने लिखवाया, तो अशोक ने किससे प्रेरित होकर लिखवाया था, तो दारा प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख को लिखवाना शुरू किया था। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है एग्जाम में। अशोक का अभिलेख पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उद्गोलन अभिलेख से अशोक का नाम का पता चलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक का नाम अशोक है, इस बात का हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो अशोक के जो अभिलेख, जो अशोक के मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उद्गोलम अभिलेख से, उससे उसके नाम का पता चलता है। और उत्तरी भारत से प्राप्त अभिलेख जो थे अधिकतम खरोष्टी लिपि में मिले हैं। जो उत्तर भारत हो गया, इधर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर से होते हुए इधर अपना गुजरात, इस सब के हिस्सों से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, ये सब जो थे सब लगभग खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तथा पूर्वी भारत से प्राप्त अभिलेख अधिकतम जो थे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, उत्तरी भारत का अभिलेख खरोष्टी लिपि में और पूर्वी भारत का अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। अतः अशोक के 14 शिलालेख तथा 7 स्तंभ लेख मिलते हैं।
अशोक के कुछ अभिलेख यूनानी और कुछ आर्मेयिक लिपि में भी मिले हुए हैं, जो उत्तर पश्चिम भारत से मिले हैं। जो आर्मेयिक और जो यूनानी है ये उत्तर पश्चिम भारत से मिले हुए हैं, तो अफगानिस्तान से और ईरान साइड से मिले हुए हैं। अब हम जानते हैं गुप्त काल के अभिलेख। गुप्त काल का शासन कब से कब तक था? 319 से लेकर के 540 ईस्वी तक था। गुप्त काल के मुख्यतः अभिलेख संस्कृत भाषा में मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गुप्त काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो गुप्त काल में जितने भी हमें अभिलेख मिलते हैं ये सब संस्कृत भाषा में मिलते हैं। और गुप्त काल के मुख्यतः अभिलेख के बारे में भी जानते हैं। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है महरौली का स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में करवाया था। यह एक लौह स्तंभ लेख है, जो लौह स्तंभ लेख को स्थापित किया गया है और इसका आज तक क्षरण भी नहीं हुआ है। जैसे कि था वैसा ही है। पूना स्तंभ लेख, जिसे ताम्र लेख कहते हैं, ताम्र पर लिखवाया गया है। तो इसको प्रभावती ने लिखवाया था। प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और एक एरड़ अभिलेख है, इसको भानुगुप्त ने लिखवाया था। और एरड़ अभिलेख से ही सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। हमें सती प्रथा का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? एरड़ अभिलेख से। इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बिरसड़ अभिलेख, बिरसड़ अभिलेख जो है कुमारगुप्त द्वारा लिखवाया गया था। इसको जानते रहिएगा, ऐसे ही पूछ लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। और भीतरी गुफा अभिलेख स्कंदगुप्त द्वारा लिखवाया गया है, जो गुप्त वंश का सबसे महान राजा था। गुप्त वंश का सबसे महान राजा था स्कंदगुप्त, जिसने लिखवाया था भीतरी गुफा अभिलेख। और कुछ मुख्य अभिलेख हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख हो गया। तो जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिलेख है। और या इसको रुद्रदामन ने लिखवाया था। और ये शक वंश का महानतम राजा था। किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने लिखवाया था। संस्कृत का प्रथम एवं सबसे लंबा अभिलेख है। संस्कृत का पहला अभिलेख है, सबसे पहली बात जानिए। और प्रथम और सबसे लंबा अभिलेख भी है। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख इसे समुद्रगुप्त ने लिखवाया था और हर्षेय द्वारा लिखवाया गया। हर्षेय कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो जब समुद्रगुप्त अपनी विजय प्राप्त करके आता है, दक्षिण में कई विजय करता है और फिर उत्तर में भी कई विजय करता है, तो इसके बाद अब हर्षेय से बोलता है कि जाके मेरी विजयों का उल्लेख करो। तो जाकर प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करता है। कौन? हर्षेय। तो यह हर्षेय कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने दक्षिण भारत के 12 और उत्तर भारत के 9 राज्य शासकों को पराजित किया तथा अपने दरबारी लेखक हरिशेर से कहा कि जाकर प्रयाग में इसकी विजयों का उल्लेख करें। तब इसने जाकर प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति पर उल्लेख करता है। हादी गुम्पा अभिलेख, इसको खारवेल ने लिखवाया था। और खारवेल कौन था? खारवेल जो था चेदी वंश का एक महान शासक था। और हाथी गुम्पा अभिलेख से ही हमें 261 BC में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 261 BC में। तो ध्यान देकर समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्पा अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था और उस समय उसकी राजधानी तोसली या तोसाली थी। यही, और उस समय उसका राजा कौन था? नंदराज था। अगर पूछा जाए कलिंग का युद्ध जब हुआ था उस समय राजा कौन था? नंदराज था। इस चीज़ की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो हाथी गुम्पा अभिलेख से। और ये भी आप जानते ही होंगे कि कलिंग का युद्ध हुआ किस लिए था? तो हाथियों को प्राप्त करने के लिए ही राजा अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो आप इससे याद भी कर सकते हैं, हाथी के लिए लड़ा गया था। और हाथी गुम्पा अभिलेख, इससे क्या जानकारी मिलती है कि कलिंग के राजा उस समय नंदराज थे और उनकी राजधानी तोसली या तोसाली थी। और कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। आगे चल कर देखते हैं दोस्तों। तो अब हम सिक्कों के बारे में जानते हैं। सिक्के प्राप्त करने से हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के किस सिक्के थे, कितने प्रकार के सिक्के होते थे, किस राजाओं ने कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलवाए, इसके बारे में जानते हैं। तो प्राचीन सिक्के किस किस के थे? मुख्यतः सोने के, चांदी के, तांबा के, कांस्य के और शीशे के भी बने होते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के थे, भारत के प्राचीनतम सिक्के हम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के क्या होते थे? एक मार्क बनाते थे, उसी से हीट करके हम उस पर एक मुहर बना देते थे सिक्कों पर, उसे आहत सिक्के कहते थे।
ये 5वीं ईसा पूर्व में पाया गया था। प्रारंभ में सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृति हुआ करती थी। शुरू में जब सिक्के बने तो उसमें देवी देवताओं की आकृति हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब शासक धीरे धीरे लोग अपडेट होते गए तो उस पर शासकों का नाम, सन, इस सिक्के का कब बनाया गया, इस सब का भी उल्लेख होने लगा। भारत के इतिहास में कांच के सिक्के सातवाहन वंश ने चलवाए थे। कांच के सिक्के या शीशे के सिक्के जो हम बोलते हैं, तो भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? भारत के शासक सातवाहन वंश ने चलवाए थे। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? तो स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने चलवाए थे। क्योंकि स्वर्ण सिक्के की कहानी बहुत अलग है। इसे अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम मुस्लिम किसने चलवाए थे सोने के सिक्के, या केवल भारत में किसने चलवाए थे, सबका क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए थे, तो हिंद यूनानियों ने चलवाए थे। और अगर पूछ लिया जाए कि स्वर्ण शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, जब शुद्ध सोने के सिक्के की बात किया जाएगा तो हम जानते हैं कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, और कनिष्क जो थे कुषाण वंश के थे, और इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। अगर पूछा जाए मुसलमानों द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के कब चलवाए गए, तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जब भारत में आया था तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलवाया गया था सर्वप्रथम मुस्लिमों द्वारा चलवाए गए सोने के सिक्के। तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके काल में चलवाए गए? अगर यह पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके शासन काल में चलवाए गए, तो आप बताएंगे गुप्त काल में। यूरोपियन में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के डचों ने चलवाए थे। जब अंग्रेजों आए थे हमारे यहाँ अंग्रेज आए, तो अगर यूरोपीय जितने भी आए थे कंपनियाँ हमारे यहाँ राज करने, तो उनमें से कौन से थे जो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए? तो डचों ने चलवाए थे। और कई बार पूछा है तो उन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो पैगोडा सिक्के कहा जाता था। डचों द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते थे? पैगोडा सिक्के कहते थे। और बहुत बार पूछा गया कि डच कहाँ के थे, तो डच जो थे नीदरलैंड के थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मूर्तियों के बारे में जानते हैं। मूर्तियों की खुदाई से प्राप्त जो मूर्तियाँ हुई हैं या मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, कैसे इतिहास को जानते हैं। तो भारत में मूर्तिकला का विकास कुषाण काल में कनिष्क के समय में हुआ था। अगर पूछा जाए कि भारत में मूर्तियों का विकास कब से शुरू हुआ, तो कुषाण काल में कौन था? कनिष्क थे। उन्हीं के समय में मूर्तियों का विकास शुरू हुआ था। भारत में मूर्त रूप में पूजे जाने वाले प्रथम मानव कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अगर इतिहास के द्वारा साक्ष्य माना जाए कि प्रथम मानव कौन थे जिनके द्वारा मूर्ति पूजा, मानव रूप में मूर्ति पूजा की गई, तो प्रथम थे गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके बारे में आगे इतिहास के बारे में जानेंगे इनके बारे में। और मूर्ति कला जो थी प्रमुख 2 रूप में विकसित थी, एक गांधार शैली में, एक मथुरा शैली में। जो गांधार शैली थी यूनानियों से प्रभावित थी, मतलब विदेशियों से। मथुरा शैली जो थी पूर्णतः स्वदेशी थी। तो हमारे यहाँ लगभग मथुरा शैली की पाई जाती है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की पाई जाती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि मुख्यतः कितने प्रकार की होती थी मूर्तियों की शैली बनाने का, तो 2। और ये द्रविड़ शैली जो थी ये मंदिरों की शैली थी बनाने की। स्मारक एवं भवन, तो भारत के मंदिर बनाने की शुरुआत गुप्त काल से हुई 319 से लेकर के 540 ईस्वी तक। तो अब भारत का प्रथम मंदिर कौन था? दशावतार मंदिर है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में प्रथम मंदिर कौन सा है, तो आप बताएंगे दशावतार मंदिर है। भारत में प्रथम मंदिर कौन सा है? दशावतार मंदिर, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। और इसको किसने बनवाया था? गुप्त काल के शासकों ने बनवाया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किस देवता का है ये, तो आप बताएंगे विष्णु भगवान का है। ठीक है, विष्णु भगवान का दशावतार मंदिर है। मंदिर बनाने की कला नागर शैली और द्रविड़ शैली थी। अगर आपको पूछा जाए मंदिर बनाने की सलाह, तो नागर शैली, द्रविड़ शैली। अगर आपसे पूछा जाए मूर्ति बनाने की सलाह, तो आप बताएंगे एक मथुरा शैली, और एक हम अभी पढ़े थे, एक हमारा हो जाएगा मथुरा शैली, और एक हो जाएगा ये गांधार शैली। और आगे देखते हैं, जो नागर शैली थी उत्तर भारत का मंदिर बनाने की कला थी, और द्रविड़ शैली जो थी दक्षिण भारत का मंदिर बनाने की कला थी। दक्षिण भारत में आप देखते हैं गर्भगृह होता है और शिखर बना होता है मंदिरों पर, वो द्रविड़ शैली थी। 6वीं ईसा पूर्व में स्तूपों का निर्माण प्रारंभ हुआ, और इसके अवशेष भी हमें मिले हैं। तो इसको जानते हैं कि 6वीं ईसा पूर्व में काफ़ी स्तूपों का निर्माण हुआ, जो हमें इतिहास में अवशेष के रूप में भी पाए जाते हैं, और वैसे भी अभी भी है। सारनाथ का जितने स्तूप हैं, जो साची स्तूप है उसके बाद जो बने हैं।
जैसे अवशेषों द्वारा, अब हम अवशेष कैसे इतिहास के बारे में जानते हैं। अवशेष द्वारा इसके इतिहास का पता किया जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से उसके बारे में जानते हैं कि उस समय की कला कैसी थी, उस समय किस धातु का उपयोग करते थे उस समय के लोग। और विशाल स्नानागार से हमें प्राप्त चलता है कि वहाँ की उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी थी, आर्किटेक्चर थे, कैसे लोग बनाते थे, किस चीज़ का प्रयोग करते थे, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब कल क्लास में हम साहित्य के बारे में, साहित्य के स्रोत के बारे में आगे जानेंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप अगले क्लास में आना ना मत भूलिएगा। कल इसी टाइम दूसरा वीडियो पड़ेगा, आप देखिएगा ज़रूर।